और कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? कैसा हुआ पेपर आज का? पेपर क्वेश्चन कैसे आए थे? हैं? पहले से इजी था? मॉडरेट था? करंट काफी हद तक जो है टच करने का प्रयास किया गया है उसमें, और कोशिश यही रहेगी जब तक रहेगा पूरा, यानी जो आपका 23 और 24 तक का जितना भी टेस्ट रहेगा, करंट रहेगा, पूरा कवर कर लिया जाएगा इसमें, चाहे इंडेक्स से रिलेटेड हो, चाहे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, चाहे पॉपुलेशन से या नगरीय से, हर तरीके से क्वेश्चन आपका दिया जाएगा। ठीक ना? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने मानव पारिस्थितिकी के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जाता है खूब, कि मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में भूगोल को परिभाषित किया था। पहला दिया गया आपका साफर, हार्टशॉन, वेरोस और एलन सैंपल। तो क्या उत्तर होगा इसका? आया हुआ खूब क्वेश्चन आया, कई बार रिपीट करके आया, बैरोज, ठीक ना? बैरोज आपका इसमें इसका राइट आंसर होगा। ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी के रूप में जिन्होंने परिभाषित किया है, किसका है? बैरोज की परिभाषा है। साफर ने क्या दिया था? भूगोल में अपवादवाद, किसकी है पुस्तक है? साफर की है। थोड़ा थोड़ा देखिए एक एक पॉइंट को, जो है जो क्वेश्चन आए हैं उसको लिख लिया करिए। साफर का क्या है आपका? भूगोल में अपवाद, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। हार्टसॉन का सबसे प्रमुख योगदान क्या आता है? पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, ये है ना, पुस्तक है। और इसी की आलोचना कौन करते हैं? शेफर महोदय, है ना। इसी की आलोचना कौन करते हैं? शेफर महोदय करते हैं। इन्हीं की जो पुस्तक आती है भूगोल में अपवादवाद, ठीक। और हार्टसॉन है जो एरियल डिफरेंशिएशन को विकास किया था। एलन सैंपल, इनकी क्या है जो पुस्तक है? एक्सप्लेनेशन इन द एनवायरमेंट ज्योग्राफी, इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक आती है। और ये किसकी शिष्या होती है? ये रेडजेल की शिष्या है, ये अमेरिका भूगोल बेटा है ये, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद रीटर के अनुसार, ये भी देखिए कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जा सकती, इसको क्या कहा गया है? जो रीटर है बताते हैं कि कुछ भौगोलिक तथ्य हैं जिनकी परिभाषा नहीं की जा सकती है, इसी को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन दिया गया स्थानिक कहा गया है, स्पेशियल कहा गया है, उद्देश्यवादी या टेरोलॉजिस्ट कहा गया है, पारिस्थितिकी इकोलॉजिस्ट या क्षेत्रीय रीजनल कहा गया है ना। तो उत्तर क्या होगा आपका? रीटर का ये उद्देश्यवादी, यानी कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं की जाती, इनको लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते हम लोग, उसको तर्क की कसौटी पर नहीं कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा? ह्यूमन का जो आपका अनुभव वो काफी ज्यादा मायने होता है ये, तो उसी को यानी कहा गया है वहां पे उद्देश्यवादी टेरियोलॉजिस्ट कहा गया है कि जहां तक यानी बस चलता वहां तक हम लोग तर्क करते हैं, जब मनुष्य की शक्ति वहां पर यानी प्रांगण नहीं हो पाती है, तब उसको हम लोग क्या ईश्वर का रूप दे देते हैं कि उसकी मर्जी, विधाता की मर्जी की वजह से होता है जो कुछ है, ठीक। तो वही चीज आपका है उद्देश्यवादी है, ये है। यही सेम परिभाषा है कांट की भी आती है, यही है ना। कांट भी यही चीज कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि जब उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड व्याप्य राशि परिकल्पना दी, और जब उन्होंने पूछा कि व्याप्य है क्या चीज, तो क्या उन्होंने कहा कि ये ईश्वर के द्वारा निर्मित पदार्थ है। हालांकि उन्होंने पूरा का पूरा जो थ्योरी न्यूटन की थ्योरी पे देने का प्रयास किया था, है ना, लॉजिकल वैज्ञानिक, ठीक। लेकिन जब उन्होंने से पूछा गया ये पदार्थ आया कहां से, तो इन्होंने सीधे एक वर्ड कह दिया, देव निर्मित पदार्थ है ये, ठीक। तो वो आपका उद्देश्यवादी दोनों के दोनों रूप में जाने जाते हैं, कांट और रीटर। चलिए अगला है क्वेश्चन, ला ज्योग्राफी ह्यूमन, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी आपका, कि नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पी जेम्स के द्वारा लिखी गई है, आरजे जॉनस्टन है, ई जॉन्स या जिन ब्रुन्स? तो उत्तर क्या होगा? जिन ब्रुन्स के द्वारा ये लिखी गई थी। और ये किसके शिष्य थे जिन ब्रुन्स?
हम्बोल्ट सॉरी ब्लास के, किसके थे? विडाल डीला ब्लास के शिष्य थे। यानी कहाँ के भूगोलवेता थे ये? तो उत्तर क्या होगा? ये फ्रांस के भूगोलवेता थे। इन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक आती है ला ज्योग्राफी ह्यूमन, इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक यानी रचना है ये, ठीक। और इनकी जो संकल्पना होगी ये किस पर आधारित होगी? तो जो ब्लास की संकल्पना थी, ब्लास की क्या थी? संभववाद। तो संभववाद पर इन्होंने पूरा अपना खुद दिया है ये, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 2023-24 के डाटा के अनुसार भारत का सबसे अधिकतम चावल उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो भी नवंबर 2024 का आपका रिकॉर्ड आया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वहां पे कुछ फसलों का उत्पादन से संबंधित है, उसमें सुधार किया गया है। उनमें सबसे ज्यादा जो आपका आया है वो आपका चावल का है डाटा, वो चेंज हो गया प्रेजेंट टाइम में। इसी को ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो इसमें आपका देखिए तेलंगाना नंबर 1 पे हो गया है, ठीक। तेलंगाना नंबर 1 पे हो गया। तो फिर बात आती है कि इनका घटता क्रम भी होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो दूसरे नंबर पे आपका देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। यानी पहले नंबर पे यहाँ पे तेलंगाना, वहीं पे लिख लीजिएगा। दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और तीसरा आपका है वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। लेकिन सर ये तो लैंड लॉक था ना, तो आगे कैसे बन गया? अबे कुछ ना कुछ उसने किया होगा, अपने उत्पादकता से रिलेटेड, हाइब्रिड से रिलेटेड या सिंचाई से रिलेटेड, है ना कोई ऐसी तकनीक को अपनाया होगा, अपलिफ्टिंग किया होगा वहां पे। हाँ, तो वो अपने आप को क्या है प्रतिस्थापित कर लिया होगा। हो सकता है कि यानी कोई ना कोई ऐसा तकनीक वहां पे राज्य सरकारें हैं सिंचाई व्यवस्था से रिलेटेड लागू कर दी होगी, ठीक। ये सब क्या है, उसकी उत्पादकता को बढ़ा दिया ये, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गलत होने वाला क्वेश्चंस, क्योंकि माइंड में क्या रहेगा, तेलंगाना को हम लोग सूखे क्षेत्र के रूप में लेते हैं हमेशा, लेकिन सरकार के द्वारा चलाई गई ऐसी नीतियां कि वहां पर वो काम कर गई इस फसल के लिए, और वहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा यानी उत्पादन कर दिया ये वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया अपना, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सबको पीछे छोड़ करके आगे निकल गया ये, ठीक। तो फिर बात आती है इसी क्रम में कुछ और भी फसलें हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में जो रिपोर्ट आई है। गेहूं उत्पादन में अगर पूछा जाए भारत का सबसे नंबर 1, तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर प्रदेश लिख लीजिएगा। फिर दूसरा है मक्का में आया हुआ है रिपोर्ट, मक्का का प्रेजेंट टाइम में आपका कर्नाटक ही है आपका। फिर इसके बाद मोटे अनाज की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोटे अनाज की। मोटे अनाज या इसी को मिलेट का रूप दिया जाता है। 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे मोटे अनाज में राजस्थान नंबर 1 पे आ जाता है। फिर इसके बाद दाल के रूप में देखा जाए, दाल में आपका मध्य प्रदेश, नहीं दाल है। इसके बाद मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में देखिए आपका है गुजरात है। मूंगफली में गुजरात। फिर इसके बाद सरसों की बात करें रेफिसीड में, सरसों के उत्पादन में तो आपका राजस्थान। फिर इसके बाद सोयाबीन में, ये सब करंट के डाटा आए हुए हैं, 2024 का है। सोयाबीन में आपका है मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद सूरजमुखी का उत्पादन लिख लीजिएगा, सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटक है। और कुल तिलहन में, कुल तिलहन में राजस्थान। फिर इसके बाद कुछ जो व्यापारिक फसलें आई हुई हैं, जैसे गन्ना उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में उत्तर का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद कपास में, कपास में आपका गुजरात है। और लास्ट में आपका है जूट, वेस्ट बंगाल। ये आपका नया 2024 के सब डाटा है कि प्रथम राज्य कौन कौन से है ये, ठीक। बुआई के समय क्या चाहिए? बुआई के समय कम तापमान, जब पकता है तब उसको बुआई के समय में कम तापमान होना चाहिए, ठीक। तो बुआई के समय में इस समय क्या है, कम तापमान रहता ही वहां का। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस
अगला जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? करंट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस समय है। लोगों का जो यानी 90% लोगों का मानना है कि लोकतंत्र भारत से नष्ट हो रहा है। लोकतंत्र भारत से नष्ट हो रहा है, ऑटोक्रेसी बढ़ रही है ना, यानी वही राजतंत्र यानी तानाशाही वाली पुरानी व्यवस्था फिर स्थापित हो रही है। जनता का वोट कोई ज्यादा मायने नहीं रहा, मनमाना रूप किया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड देखिए इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का जो रिपोर्ट आया है इसमें कि प्रेजेंट टाइम में बताइए कि कौन सा देश है जो कि भारत का जो आया है कि इसका सूचकांक यानी कौन सा स्थान है 2023 में। तो उत्तर क्या होगा आपका? ये 41वें नंबर पे आपका है ये। ध्यान रखिएगा 41वें। तो 10 अंकों का रिपोर्ट होता है, 10 में से इसको जो पॉइंट मिला गया है मात्र 7.18 दिया गया है इसको, है ना। 10 में से जैसे रैंकिंग की गई है तो उसमें से रैंकिंग कितना मिला है? 7.18 मिला है। फिर बात आती है सर इसी में बता दीजिए सबसे बड़ा लोकतंत्र का इस समय देखा जाए तो कौन है जिसको सबसे नंबर 1 पे दिया गया है? तो उत्तर क्या बताओगे आप? बताएंगे नॉर्वे है, नंबर 1 पे है आपका ये नॉर्वे। तो 2023 में आपका ये रिपोर्ट जो आपका जारी किया गया है 2024 में आया है, डाटा 2023 का है। नॉर्वे नंबर 1 में है, उसका सूचकांक है 9.18 है, सबसे नंबर 1 शीर्ष पे यानी लेकर के आया है। कि अगर लोकतंत्र की बात करें कि जहां पे वास्तविक लोकतंत्र है वो कहां पे पाया जा रहा है? नॉर्वे में सबसे ज्यादा है। फिर बात आती है इसी क्रम में दूसरा भी होना चाहिए, तो न्यूजीलैंड आपका दूसरे नंबर पे है। ये न्यूजीलैंड का दूसरा पोजीशन है, 9.61 है वहां का। यानी वहां पर क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए नहीं चलता है। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट की कुछ नहीं होती है, यानी मनुष्य ह्यूमन के अनुसार सारा चीज वहां पे सारा चीज चलेंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर पे देखिए इसी क्रम में आ जाता है कि 4 अगर दे दिए जाएंगे और उस पर कह दिया जाएगा कि इनका घटता क्रम बढ़ता क्रम भी होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे आपका है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक्जाविक है। क्या है इसका? रिक्जाविक है। और यहाँ का जो लोकतंत्र सूचकांक आया 9.45 आया है यहाँ का। ठीक, फिर इसके बाद चौथे नंबर में आपका है स्वीडन है आपका। चौथे पर कौन सा है? स्वीडन। तो स्वीडन में क्या है? 9.37। ठीक, ये इस तरह से आपका लोकतंत्र का जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है लोकतंत्र का, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आने की संभावना काफी ज्यादा रहेगा ठीक ऐसे क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि पवन संचरण के निम्न प्रकारों में से कौन एक वाताग्र जनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल होता है? कि पवन संचरण के लिए देखा जाए तो इसमें से वाताग्र जो बनते हैं यानी गर्म और ठंडी जो हवाएं जो होती हैं, ठीक, तो इनमें से कौन सी जो दशा होती है सबसे ज्यादा अनुकूल होती है? पहला दिया है इसमें स्थानांतरणीय संचरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक का जो संचरण होता है, जैसे गर्म और ठंडी हवाएं अपने अपने स्थान से स्थानांतरित होकर के जब जाती हैं, क्या ये कारण है? दूसरा है कि घूर्णी संचरण, कि दोनों का घूर्णन होने लगता है, वो है। या अपसारी, एक होता अभिसारी, पास आना, अपसारी यानी अपोज होना, ठीक है। या ये है चौथा आपका है विरूपणी संचरण, ये है। तो उत्तर क्या होगा? विरूपणी संचरण। विरूपणी में क्या है? या जो ठंडी हवा होती है नीचे, है ना, और गर्म हवा क्या होती है? ऊपर की ओर, है। तो इस तरह से क्या होगा? वहां पे वाताग्र का सबसे बनना होता है। तो विरूपणी बल क्या होगा यहाँ पे? सबसे ज्यादा यानी इंपॉर्टेंस ज्यादा विरूपणी संचरण है, राइट आंसर होगा। ठीक, हालांकि देखिए वाताग्र में क्या होगा? स्थानांतरण भी होता है, नो डाउट, घूर्णन संचरण भी होता है, नो डाउट, है ना। अपसारी की जगह पे क्या होता है? अभिसारी होती है, ठीक। तो ये आपका विरूपणी यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक। अगला है, जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच गर्म हवा फंस जाती है तो इसे क्या कहते हैं? पहला दिया गया आपका शीत वाताग्र है। तो दूसरा ऑप्शन आपका देखिए क्या आता है इसमें कि अधिवृष्ट वाताग्र होता है। तीसरा आपका है स्थिर वाताग्र और चौथा आपका है उष्ण वाताग्र। तो क्या हो जाएगा आपका ये? जब ठंडी हवा की दो घटाओं के बीच
गर्म हवा फंस जाती है तो इसे यानी अधिवृष्ट वाताग्र कहा जाता है। इसे क्या नाम दिया गया है? अधिवृष्ट वाताग्र की संज्ञा देते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है, चक्रवात दो तरह के हैं, शीतोष्ण और उष्ण है। तो शीतोष्ण कहाँ पर आते हैं? उच्च अक्षांशों पर आते हैं, और उष्णकटिबंधीय कहाँ पे आएंगे? कर्क मकर के आसपास आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए कि इसमें से उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कौन सा प्रभावित नहीं होता है? तो मालदीव देखिए आपका होगा, नो डाउट, अक्सर न्यूज में बना रहता है। बांग्लादेश बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान, जब भारत है तो पाकिस्तान भी होगा। तो अफगानिस्तान इसमें आपका नहीं होगा ये। ठीक, लेकिन अगर ये भी अगर तट के किनारे होता कहीं ना कहीं, क्या होता है? ये भी प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन दिया गया दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका का जो मैप है आपका इस तरह से, तो दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है। दक्षिण पश्चिम यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। फिर इसके बाद है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। हाँ, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर भी आपका पर्थ वाला जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है ये। फिर उसके बाद उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात है ना, कि उत्तर पश्चिमी यूरोप में इसका है कि नहीं, है ना। तो उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर पश्चिम के यूरोप की बात करें, मतलब क्या है आपका? ये उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया, ठीक है, यानी नॉर्वे वाला जो आपका है, ठीक है, वहां पे की बात कर रहा है ये। ठीक, नॉर्वे, स्वीडन है, जर्मनी वाला क्षेत्र है, बेल्जियम वाला, नीदरलैंड, उसकी बात कर रहा है। फिर दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, यानी आपका साउथ अफ्रीका का कोपेन, क्या नाम, केप टाउन वाला एरिया, तो केप टाउन में भी पाया जाता है, नो डाउट। और अमेरिका का जो देखा जाए आपका कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, वहीं पाया जा रहा है। तो उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर पश्चिमी यूरोप। इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? दक्षिण और पश्चिम वाला जो आपका रहेगा, जो फ्रांस वाला एरिया होगा, वहां पर आपका ये पाया जाएगा, या भूमध्य सागर से जो टच वाला जो एरिया रहेगा वो वाला एरिया आपका इसमें इंक्लूड रहेगा ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये भी, कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात सर्पिल पट्टिका होती है, बिल्कुल सही है ना, सर्पिल इस तरह से होती है, सही बात है। फिर बाद शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्षा कोशिकाएं होती हैं, ये भी आपकी सही है। हरिकेन क्षति मापक फ्यूजिटा मापक होता है, ये भी आपका सही है। टॉर्नेडो विथिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन में आपका नहीं आता, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर क्या होता है आपका? हरिकेन का प्रभाव रहता है। टॉर्नेडो का प्रभाव किधर रहेगा आपका? मैक्सिको वाला जो क्षेत्र रहेगा, ठीक है, तो वो वाला आपका कैरेबियन द्वीप समूह है ना, कैरेबियन द्वीप समूह में वहां पे आपका टॉर्नेडो का प्रकोप रहता है। क्या 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 एक मिनट, नहीं फ्यूजिटा मापक ये भी तो सही है भी आपका। हाँ, नहीं, दोनों के लिए फ्यूजिटा मापक है आपका इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन, हरिकेन क्षति मापक, फ्यूजिटा मापक, होता है। चलिए इसको देख लेते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चेक कर लेंगे इसके बाद। हरिकेन क्षति मापक, नेक्स्ट इसके बाद है त्रिवार्ता के अनुसार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। त्रिवार्ता का जो जलवायु का वर्गीकरण है, CS प्रकार का जलवायु का अर्थ क्या होता है ना। तो देखिए C का मतलब क्या होगा आपका? मध्य अक्षांश होता है। C का मतलब क्या होगा? मध्य अक्षांश। और S का मतलब क्या होगा? स्मॉल S का मतलब क्या होगा? समर ड्राई, समर ड्राई। और विंटर कैसा रहेगा आपका? वो वेट रहता है।
विंटर कैसा रहेगा आपका? वेट। तो इस प्रकार की जलवायु जो होती है आपका क्या होगा? भूमध्य सागरीय जलवायु कही जाती है। आपका राइट आंसर हो जाता है ये। ठीक, निम्नलिखित में से किसमें ग्रीष्म काल सूखा तथा शीतकाल तर होता है? उसी की यानी पूरा का पूरा व्याख्या हो गया आपका। तो क्या होगा? भूमध्य सागरीय जलवायु में विशेषता देखने को मिलती है ये। नेक्स्ट इसके बाद है, हाल ही में ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी भारत के किस शहर में आईआईटी खोलने की घोषणा? काफी इंपॉर्टेंट है ना, कि ब्रिटेन का जो साउथहैम्पटन आपका शहर है, वहां पे दो चीजें, एक नॉर्थहैम्पटन, एक है साउथहैम्पटन। ठीक, दो शहर आपके हैं, उत्तर में नॉर्थहैम्पटन, दक्षिण में क्या होगा? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका? साउथहैम्पटन की अगर बात करें, और कहाँ इसको पढ़ते हैं आप लोग? जब ज्वार भाटा पढ़ते हैं वहां पे वर्ड आता है ये। ठीक, कि विश्व का एकमात्र स्थान ऐसा कौन सा है जहां पर 24 घंटे में 4 बार उच्च ज्वार आते हैं? तो उत्तर क्या होता था? साउथहैम्पटन। तो साउथहैम्पटन की जो यूनिवर्सिटी है उसने भारत के किस शहर में आईआईटी खोलने की घोषणा की है आपकी? तो 2024 में। कहां पे? आपका गुरुग्राम में है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, गुरुग्राम में आपका ये खोलने की घोषणा कर दी गई है। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, जब कोई विदेशी कंपनी आपके यहाँ पे गुरुग्राम में हो रहा है तो इससे क्या होगा? गुरुग्राम का आपका एरिया है उसका काफी तेजी से बढ़ जा रहा है वो, है ना। न्यूरोलॉजिस्ट का रूप में देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ने है। ट्रैक्टर मारुति से रिलेटेड काफी ज्यादा उसने अपना सुधार किया है। तो गुरुग्राम है आपका काफी एक ऊपर से उभरता हुआ, बहुत तेजी से उभर रहा आपका ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग कि नवंबर 2024 के किस राज्य में 56 टाइगर रिजर्व खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका है। तो गुरु घासीदास है ना, इसी का नाम क्या है? गुरु घासीदास। तो बात आते हैं किस राज्य में है? तो उत्तर क्या होगा आपका? छत्तीसगढ़ राज्य होगा ये। कहां पर? आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आपका ये अभी हाल ही में नवंबर में खोला गया है। और ध्यान रखिएगा कि 57 में क्या फिर आपका आया है ना, 57 दिसंबर में, दिसंबर 2024 की रिपोर्ट आई है ये, कि दिसंबर 24 में भारत का 56 आपका जो खोल दिया गया है, उसी का नाम क्या आपका? राता पानी। राता पानी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट आपका, राता पानी। हाँ, ये आपका मध्य प्रदेश में है ये। ठीक, ये दिसंबर 2024 की रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे जो आपको डेट दे दिया गया नवंबर 2024 की बात कर दिया गया है ये। ठीक, तो इस वजह से आपको क्या कहता है कि टाइगर रिजर्व को बढ़िया से यानी ये पढ़ लेना है कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट क्या करिए, टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ज्यादा प्लान कर रही है ये। ठीक, कोनू नेशनल पार्क एमपी वाला, जहाँ पे अफ्रीका से ला करके रखे गए थे टाइगर। ठीक, तो वहीं से देखिए काम काफी तेजी से करना शुरू कर दिया गया है ये। इसका जो पूरा नाम है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिंगला, कभी कभी जैसे है पूरा नाम ना देके तामोर पिंगला करके दे देगा टाइगर रिजर्व। यही है, भारत का 56 नंबर पे है। तो कहां पे आप बताएंगे? छत्तीसगढ़ में ये। ठीक, और इसका देखिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, अब ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया है ये। जो करंट में चर्चा का जो विषय बना है कि इसकी इंपॉर्टेंस यही नहीं है 56, यानी ये क्या है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा यानी टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया आपका? तो उत्तर क्या बताएंगे? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हो गया है ये। तो बात आती है कि पहले नंबर पे कौन सा है? तो उत्तर क्या है? श्री सैलम। पहले नंबर पे क्या जाएगा आपका? श्री सैलम, भारत का सबसे बड़ा श्री सैलम टाइगर रिजर्व। कहां पर आपका पड़ेगा? तो उत्तर क्या होगा आपका? सर आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो फिर बात आती है कि दूसरे नंबर पे क्या होगा? तो दूसरे नंबर पे आपका मानस। दूसरे नंबर पे मानस, कहां पे आपका है ये? असम में है ये। और तीसरे नंबर पे क्या आपका आ जाएगा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला
टाइगर रिजर्व। चले आगे हम लोग। भारतीय मानसून की अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विलय हो जाता है? पहला है पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र, या मध्य भारत क्षेत्र, या उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, या पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र। यानी किस राज्य में इसका ये विलय हो रहा है? तो उत्तर क्या होगा? देखिए अरब सागर की शाखा है ना, तो अरब सागर की शाखा जो है आपकी ये हो गई, ठीक। और बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा ये होते हैं, दो शाखाएं होती हैं, तो एक शाखा इधर से प्रवेश करेगी और दूसरी शाखा आपका इधर से प्रवेश करती है। और कहां पर आपका विलय होगा? तो क्या होगा? पंजाब और हिमालय से लगा हुआ जो क्षेत्र होता है वहीं पर दोनों आकर के मिल जाती है ये, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद निम्नलिखित में से नोडल क्षेत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नोडल का मतलब देखिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन, कि नोडल का मतलब फंक्शनल होता है, कार्यात्मक, फंक्शनल एरिया, ठीक। तो भारत का इसमें से देखा जाए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण आपका है? ज्यादातर देखिए जो नोडल क्षेत्र होते हैं किसी भी राज्य की राजधानी को रखा जाता है। क्योंकि भारत की बात की जाएगा तो भारत की राजधानी क्या होगा? दिल्ली क्षेत्र हो जाएगा। तो दिल्ली आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा आपका नोडल क्षेत्र आपका इंडिया का आपका ये है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा? कानपुर आपका हो जाएगा। अगर कानपुर ऑप्शन ना दिया रहे तब आप उसको लखनऊ कर सकते हैं, ये ठीक है। तो इस प्रकार देखिए क्या होगा कि जो नोडल क्षेत्र होते हैं, जो फंक्शनल क्षेत्र होते हैं, वहां पर रोडों की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा होता है, व्यापार मार्गों को रिलेटेड यानी काफी तवज्जो दिया जाता है, परिवहन को काफी ज्यादा दिया जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड वो एरिया क्या काफी हब होगा वो आपका ये, ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कुछ पहाड़ी दर्रे हैं और कुछ इस पे स्टेट की बात की गई है इसमें, ठीक। तो एक दिया गया आपका बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा कहां पर होगा? तो उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। चर्चा में क्यों विषय का बना हुआ है? क्योंकि बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग है, ठीक। और इसी बनिहाल दर्रे के ही पूरब में आपका एक दर्रा और बनाया गया है, रोहतांग चेनानी नासरी है ना, सुरंग बनाई गई है चेनानी नासरी, और इसी का नाम अब परिवर्तन कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल यानी कहा गया है। 2018 में आपका ये बनाया गया था ये। फिर इसके बाद बड़ा लाचा दर्रा, ये कहां पर आपका आ जाएगा? बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा ये, ठीक। और फिर जेपला सिक्किम में आ जाएगा, ठीक। और फिर आपका लिपुलेख दर्रा, उत्तर क्या होगा आपका? उत्तराखंड। तो लिपुलेख दर्रा जहां पे आपका काला पानी से रिलेटेड विवादित क्षेत्र है, काला पानी, ठीक। तो मानसरोवर का जो रास्ता है नेपाल के साथ हारी बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना था ये। तो क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ से आपका? मिला लीजिएगा, ए का यानी आपका 3 ये हो जाएगा, और बी का आपका हो जाएगा 4, और सी का हो जाएगा आपका 2, सी का 2। तो इस तरह से आपका डी आंसर ये राइट हो जाता है ये। चलिए आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2024 को कहां पर किया गया था? जब हम लोग एशिया पढ़ रहे थे, एशिया में इस संगठन के बारे में पढ़े थे, अध्ययन किए थे पूरा डिटेल इसके बारे में, कि
शुरुआती दौर में चीन और रशिया जैसे देश हैं इसी को यानी संघाई में इसकी स्थापना करते हैं। और बाद में इसी का नाम रख दिया जाता है संघाई सहयोग संगठन रख दिया जाता है। और इसकी जो 4 जुलाई 2024 को जो स्थापित आयोजित किया गया है कहाँ पर आपका है तो कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में किस जगह पे इसी की राजधानी का नाम क्या है इसका अस्ताना। इस समय दस्ताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठंडियों में, तो दस्ताना से आस्थाना आपका क्या जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये भी क्वेश्चन कि अब इस समय क्या हो गया, भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज हो गया है जिसे अटल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये किस नगर में है? तो कहाँ पे आप लोगों ने लगाया है? मुंबई। और मुंबई के अलावा और भी कुछ हो सकता है, गुजरात हो सकता है। ज्यादातर देखिए वहीं पे जाएगा, जामनगर की तरफ लोगों का संकेत जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और जामनगर रिलायंस इंडस्ट्री, तो ध्यान किधर जाएगा? उधर ही जाएगा ये। ठीक, तो जामनगर जानबूझ के आपको कंफ्यूजन के लिए डाला गया है। राइट आंसर क्या आपका है? मुंबई ही है आपका है, जो नहावा सेवा वाला एरिया है वो। ठीक, वहीं पर आपका ये स्थापित किया गया है ये। तो इसी का जो इस समय नाम रख दिया गया है, नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा। पूरा नाम लिख लीजिएगा इसका, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी डैश करके लिखिएगा नहावा सेवा अटल सेतु। पूरा नाम इसका है ये, अटल सेतु। इसकी देखिए विशिष्टता क्या है। ये सेतु कुल 21 किलोमीटर की लंबाई की बनाई गई है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इसका, ये 21 किलोमीटर का है, 21.8 किलोमीटर। तो भारत का सबसे लंबा अब तक का ये सेतु है, ये है ना, ब्रिज के रूप में जाना जाता है। और ये क्या करता है कि 2 स्थानों को जोड़ता है आपका। तो एक है आपका देखिए दक्षिण मुंबई में स्थित एक जगह है सेवरी, और दूसरा आपका है आपका नहावा सेवा, जो रायगढ़ जिले के उरण तालुका से संबंधित है आपका ये। दूसरा आपका नहावा सेवा, इसलिए पूरा नाम ही रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा। यानी ये क्या करता है? सेवरी और नहावा सेवा। सेवरी कहाँ पर आपका? दक्षिणी मुंबई में है, और नहावा सेवा कहाँ पर आपका? रायगढ़ के उरण तालुका में आपका ये स्थित है ये। ठीक, तो भारत का ये वो भी है आपका बंदरगाह भी है आपका नहावा सेवा, जो मुंबई के हेल्प के लिए बनाया गया था ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव भू विस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में व्याख्यात किया था? हाँ सही बात है। तो पहला उत्तर दिया आपका पीई जेम्स, रिच्टहोफन, डार्विन, सीआर या हेटनर। तो हेटनर यानी पहले भूगोलवेत्ता है जो कि इस तरह से किसने भूगोलवेत्ता को जीव भू विस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में इन्होंने विस्तारित किया था ये। आगे आते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक डार्विन के सिद्धांत की उत्पत्ति से सुमेलित नहीं है? डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसमें भी। कि पहला का दिया है कि क्या सर ये प्राकृतिक खतरा होगा, दूसरा क्या होगा ये प्राकृतिक चयन होगा, तीसरा क्या होगा अनुकूलन होगा, या चौथा क्या होगा योग्यतम की उत्तरजीविता होगा, है ना। जब देखिए अपने सिद्धांत देते हैं तो ये क्या करते हैं? प्राकृतिक चयन की बात करते हैं उसमें, है ना, कि प्रकृति यानी चयन करती है कि जो जीव यानी चाहेगा वो उसमें सरवाइव कर पाएगा, जो जीव चाहेगा वो नहीं कर पाएगा। यानी प्रकृति के चयन के ऊपर वो डिपेंड करता है ये। कल इसी तरह से देखे हम लोग जा रहे थे तो बाहर रोड पे ऐसे देखा गया कि गरीब ऐसे बिल्कुल यानी बच्चे नंगे बिना चप्पल उप्पल यानी इस तरह से टहल रहे थे, है ना। मन वही विचारा है, डार्विन की यानी थ्योरी याद आई कि देखिए भविष्य क्या होगा इसका,
अभी प्रेजेंट टाइम में भविष्य देखते हैं तो इनका क्या है, लगता है बहुत दया करुणा भाव नजर आता है ना। लेकिन इसका देखा जाए कि 20 साल 25 साल के बाद अगर देखें भविष्य क्या होगा, तो यही लोग राज्य करेंगे, बाकी सब क्या होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, है ना। तो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार कभी भी ऐसे लोगों को देखिएगा, है ना, तो कभी हतोत्साहित नहीं होगा, बल्कि क्या है कि कहेंगे आने वाले समय में यही सर्वाइव करेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात जो करते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी जो प्रकृति के ज्यादा जितना यानी उसके विपत्तियों को जो घर सहन कर लेगा वो यानी अपने आप को रहेगा, बाकी जो सहन नहीं कर पाएगा प्रकृति से रिलेटेड, तो क्या होगा, है ना, वो उसके अनुकूलन यानी एडोप्टेशन नहीं होगा। तो एडोप्टेशन की बात भी करते हैं, प्राकृतिक चयन की बात करते हैं, और योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करते हैं। ये आपका ये प्राकृतिक चयन, इसमें आपकी उसकी कोई बात नहीं आता है। इसकी तो हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं ना, भाई प्रभावित है उसी से, हर्बर्ट स्पेंसर भी तो उन्हीं के समकालीन है। हाँ, उन्हीं का है। यही क्वेश्चन अगर देखें हर्बर्ट स्पेंसर से पूछ लिया जाएगा तो सेम आएगा, यही क्वेश्चन अगर रेडियल से भी आ जाएगा तो सेम आएगा, क्योंकि रेडियल भी उन्हीं से प्रभावित है। इन तीनों की बात कर रहे हैं वो। नेक्स्ट इसके बाद है कि किसने प्रदूषण के इस रूप में परिभाषित किया, उस भूगोलवेत्ता का नाम बताना है, कौन है, कि पदार्थों अथवा ऊर्जा प्रारूपों की बहुत उपस्थिति जो अनिच्छा पूर्वक उत्पन्न की गई हो। पदार्थों अथवा ऊर्जा प्रारूपों की बहुत उपस्थिति जो अनिच्छा पूर्वक, यानी इंसान अपनी इच्छा से उसको नहीं कर रहा है, अपने उद्देश्य से अधिक समय तक टिकी हो, दुर्घटना द्वारा बची हो, अथवा अनदेखे प्रभावों से पूर्व हो, मात्रात्मक रूप में जो उसके या आदमी के स्वास्थ्य को नुकसान देती हो अथवा उसको सुरक्षित करती हो, तो उस प्रदूषण को यानी किसने यानी किया था। एक्चुअली ये आपका रिसर्च से को आपका है, ये है ना, रिसर्च पेपर से वहीं पर आपका आया था ये। तो थोड़ा सा देखिए नाम है, इसमें आप लोग सुने नहीं होंगे ये सब, तो नए नए रिसर्च स्कॉलर है, वहाँ से एक कोरिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ये, है ना। तो जो इस समय जो यूनिवर्सिटियाँ हैं अपने ज़्यादा देखिए रिसर्च के जो कार्य कर रही हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर ऐसे मिलेंगे जिसको आप बिल्कुल जानते नहीं होंगे ये सब चीज़ें। अभी तक देखिए नेट में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर डाले जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, यही क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के अंदर एक प्रवृत्ति हो गई है कि पिछले क्वेश्चन है सभी यानी लोगों ने धो करके पी गए हैं वो, यानी अगर पिछला क्वेश्चन अगर आ जाए तो मान लीजिए कि उसमें से 90% जो होगा आपका सही होने की संभावना होगी, तो कंपटीशन तो रहा ही नहीं है। कंपटीशन क्या होता है, जिसमें 90% फेल हो जाए 10% में हो, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा कि पेपर को अगर टफ करना है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 4-6 उसमें डालेंगे जरूर आपके। लेकिन सर इनकी ये वाली लाइन क्या कह रही है, ये उन्हीं का अपना है, नुकसान देती हो अथवा उसको सुरक्षित करती है, दोनों साइड की हाँ दोनों की बात कर रहा, मात्रात्मक रूप में उसके आदमी के स्वास्थ्य को नुकसान भी दे रही हो या उसको सुरक्षित भी कर रही हो। सुरक्षित जैसे देखिए एसी की बात करें तो एसी क्या है, एसी अगर आप लोग अपना रहे हैं तो क्या करते हैं, इसलिए अपनाते हैं कि आपके स्वास्थ्य को क्या करती है, वो सुरक्षित करती है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको नुकसान भी दे रही है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो दूसरा आपका है फ्रिज की बात करें हम लोग, तो फ्रिज का भी यही काम है, बिल्कुल सेम, है ना, कि यानी मनुष्य उसको अपने फायदे के लिए कर रहा है डायरेक्ट, लेकिन है क्या, उसको नुकसान के लिए है वो। तो दोनों की बात वही आ रही है कि यानी मात्रात्मक रूप में जो उसके यानी आदमी के स्वास्थ्य को नुकसान भी दे रही है अथवा उसको सुरक्षित भी कर रही हो। तो ये किसका कथन आपको था, लॉर्ड केनेट का था ये, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड केनेट का ये। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने उद्देश्य असंतुलित विकास का अनुसमर्थन किया था। नहीं मेडाल का नहीं आएगा इसमें, है ना, हिचमैन का था वो, ठीक है, जी मेडाल या एओ हिचमैन, तो एओ हिचमैन है जो कि इसका ये समर्थन करते हैं, तो केवल आपका टू आपका ही राइट हो जाएगा, ये हिचमैन की संकल्पना थी। नेक्स्ट इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता है
जिसने सामान्य वर्सेस, वर्सेस मतलब बनाम होता है, विशेष भूगोल को द्विभाजन की स्थापना की आधारशिला रखी थी। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो उत्तर क्या होगा आपका? बर्नार्ड वेरेनियस। इनकी पुस्तक आती कौन सी है? जनरल ज्योग्राफिया। ठीक, जनरल ज्योग्राफिया सामान्य भूगोल इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। उसी में सबसे पहली बार इन्होंने इसे द्वैतवाद को स्थापना रखने की बात की थी। तो पहला क्या आपका? सामान्य भूगोल था। तो सामान्य भूगोल का मतलब क्या था? यहाँ पे सामान्य भूगोल का मतलब क्या था? भौतिक भूगोल से लिया गया था। ये सामान्य भूगोल का मतलब क्या है? भौतिक भूगोल, या इसी को क्रमबद्ध भूगोल भी कहा गया है। आगे आकर के जब हम बोल्ड आते हैं तो इसी को क्या नाम दे दिए हैं? क्रमबद्ध भूगोल। और यही क्रमबद्ध भूगोल आगे चल करके क्या बन जाता है? भौतिक भूगोल बन जाता है ये। ठीक, और फिर दूसरा आपका है वर्सेज विशेष भूगोल। विशिष्ट भूगोल की बात करते हैं, है ना। तो विशिष्ट भूगोल की बात करें तो विशिष्ट भूगोल किसने कहा था? या इसी को रीजनल यानी क्षेत्रीय भूगोल भी कहा गया है। क्षेत्रीय भूगोल भी कहा गया है। तो क्षेत्रीय भूगोल आपका रिटर से को रिलेटेड था। ठीक, और यही आपका आगे चल करके क्या बन जाता है? मानव भूगोल बन जाता है। ये मानव भूगोल। और आगे चल करके यही देखिए क्या है? कोरोलॉजी बन जाता है। एक आ जाता कोरोग्राफी आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है? कोरोलॉजी। सबको ध्यान में रखिएगा, सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। कोरोग्राफी कौन सा भूगोल वेता है जो कोरोग्राफी शब्द की बात कर रहा है? कांट करते हैं। और फिर कोरोलॉजी, कोरोलॉजी की किसने बात की है? कोरोलॉजी की बात किसने की है? अरिस्टोफेन ने की थी। कोरोलॉजी भूगोल का एक कोरोलॉजी विज्ञान है। ठीक, तो अरिस्टोफेन की बात करते हैं। हेटनर है, इसी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं कोरोलॉजी को। ठीक, तो कोरोलॉजी मतलब क्या हो जाता है? आपका वही मानव भूगोल से संबंधित हो जाता है। तो सब यानी वर्ड को जानते रहिएगा इसमें कि किससे क्या क्या संबंधित है। ठीक, तो ये सब देखिए क्या हो रहा है? ये सब आने वाले भूगोल वेताओं जिसने नींव रखी है वारेनियस ने। ठीक, बर्नार्ड वारेनियस ने। यही आगे चल करके क्या है? सब आगे चल करके इसी को फिर यानी एक नाम केवल बदल जाता है, वही चीजें। यही आगे चल करके द्वंद्व हो जाता है। भौतिक भूगोल बना मानव भूगोल हो जाता है सामान्य रूप से। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है कि कुछ भूगोल वेताएं दिया गया है जो कि ग्रीक से रिलेटेड है। तो विकास में योगदान का सही क्रम इनका बताना है। क्या है ना? एनेक्सिमेंडर, हिपार्कस, हेरोडोटस, एरिस्टोथनीज, ये चार भूगोल वेता है। तो इनमें से सबसे पहले देखा जाए तो कौन सा आया था? तो उत्तर क्या होगा? एनेक्सिमेंडर आते हैं सबसे पहले। कौन आते हैं? एनेक्सिमेंडर। क्या योगदान है एनेक्सिमेंडर का बताइए? देखिए वैसे याद करेंगे, करते रह जाएंगे, याद नहीं होगा। एनेक्सिमेंडर का पूरा योगदान बताइए। फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, गणितीय भूगोल का जनक कहा गया है। किसके शिष्य थे ये? थेल्स के थे। इनके द्वारा जो निर्मित एक यंत्र बनाया गया था, नोमोन। ठीक, जब इतनी देखिए याद कर लेते हैं तो याद क्या होगा? आपको याद हो जाता है। विश्व का प्रथम मानचित्र बनाने वाले ये एनेक्सिमेंडर ही थे आपके ये। ठीक, एनेक्सिमेंडर के बाद फिर कौन आएंगे? हेरोडोटस आते हैं। कौन आएंगे इसमें? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस की बात करें तो हेरोडोटस क्यों जाने जाते हैं? नील नदी से रिलेटेड, है ना। नील नदी का जो भ्रमण से रिलेटेड सिकंदरिया बंदरगाह की बात करते हैं लोग। और इनको यानी क्या उपमा दी जाती है? फादर ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि विश्व के मानचित्र पर पहली बार प्राइम मेरिडियन रेखा को खींचना था, है ना। प्राइम मेरिडियन क्वेश्चन आया था आपका। और इन्होंने लीबिया, विश्व को देखा जाए तो जो मानचित्र बनाते हैं लीबिया और ये इटली, यूरोप वाला और एशिया, इन तीनों से घिरा हुआ यानी महाद्वीप की बात करते हैं ये। फिर इसके बाद तीसरा आपका है एरिस्टोथनीज की बात आती है ना। तो एरिस्टोथनीज यानी देखा जाता है क्या है? फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी कौन सी है? ज्योग्राफी आती है इनकी।
ठीक, इन्होंने नोमोन के यंत्र का प्रयोग किया जो एनेक्सीमेंडर का था, और उसी के द्वारा क्या कर दिया इन्होंने कि संपूर्ण परिधि का निर्माण कर दिया। हिपार्कस ने कौन सा यंत्र बनाया था? एस्ट्रोलाब यंत्र बनाया था ये। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद है एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन। एन इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ ए ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन और द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मैनकाइंड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? तो उत्तर क्या होगा आपका? रेडजेल की थी ये, फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक थी, द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मैनकाइंड। आप लोग आएंगे थॉट पे ज्यादा यानी ध्यान दे दिए हैं, तो थोड़ा सा उस पर ज्यादा किया गया फोकस, जहां से यानी गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। बाकी ज्वालामुखी से रिलेटेड है जानते हैं, नॉर्मल है, भूकंप है नॉर्मल है, पृथ्वी की संरचना इतना ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस पूछिए मत, है ना, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करें जिसपे यानी आपकी पकड़ कम है ये, तो उसी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया है ह्यूमन के तरफ। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हार्टसॉन के अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देशन किसने निर्धारित किया था? हार्टसॉन के अनुसार के भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश किसने निर्धारित किया था? हंटिंगटन ने किया था, विडाल डी ला ब्लास ने किया था, तो सैंपल ने किया था कि रिस्थोफेन ने किया था? रिस्थोफेन ने किया था इनके अनुसार। ठीक, जर्मनी के थे ये रिस्थोफेन। निर्देश कैसे इन्होंने निर्धारित कर दिया था? इसलिए है कि हार्टसॉन की जो थ्योरी आती है एरियल डिफरेंशिएशन पर आती है, क्षेत्रीय विविधता पर आती है, और इन्होंने क्या है स्टार्टिंग किया था क्षेत्रीय विविधता, यानी जो कॉन्सेप्ट दिया था स्टार्टिंग किए थे रिस्थोफेन करते हैं ये, और हेटनर है इसी को आगे बढ़ा देते हैं, और उसी सिद्धांत को लेकर के हार्टसॉन क्या है पॉपुलर हो जाते हैं। हमारा ना कि मतलब क्या है, एक ने यानी स्टार्ट किया, दूसरे ने उसको क्रम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, यानी कहने का मतलब क्या है कि हार्टसॉन अगर पॉपुलर हुए हैं तो ये रिस्थोफेन की सबसे बड़ी देन थी उनकी, कोरोलॉजी से रिलेटेड, ठीक ना। तो उन्हीं की संकल्पना एरियल डिफरेंशिएशन जो आती है क्षेत्रीय विविधता, जो प्रवर्तक के रूप में कौन है आपके रिस्थोफेन है, हेटनर को आगे बढ़ाते हैं और इसी को पकड़ कौन लेते हैं हार्टसॉन। ठीक, तो ओरिजिनल जो आपकी जो अलग अलग जगह पे जो विविधताएं पाई जाती है, एरियल डिफरेंशिएशन, नेचर ऑफ ज्योग्राफी जिसे इनकी पुस्तक आती है स्टार्टिंग में, तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी से काफी ज्यादा ये पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक, तो जब देखिए थॉट से पूरा इनका एक देख लिया जाता है, लिंक देख लेते हैं तो आसानी से उत्तर मिल जाता है कि भाई जिसके बल पर इन्होंने अपना नींव रखा तो उसी को तो मानेंगे ही अपना, कि अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश यानी किसके द्वारा निर्धारित किया था? तो रिस्थोफेन के द्वारा ही किया गया था ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता काफी ज्यादा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, और यहाँ तक कि कहा जाता है कि आज वर्तमान में जो प्रेस मीडिया है गवर्नमेंट की कठपुतली बन चुकी है। देखिए हर चीज देखिए क्यों पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चंस क्यों आने की संभावना है कि जैसी यानी जनता की सोच है कुछ सोच पर यानी ज्यादा ये, तो उसी से रिलेटेड क्या ये सूचकांक निकाल लिया गया है ये, कि अब सूचकांक के आधार पे देखा जाए क्या कंडीशन आपका है ये। तो 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है ये, है ना। टोटल कितने आपका 193 देश हैं टोटल। ठीक, टोटल आपके 193 देश हैं, और इसी में एक देश को शामिल करने की सिफारिश भी की जा रही है किसी की, आगे किसी को और बताया जा रहा है इसी में। नेक्स्ट माइक्रोनेशिया उनसे रिलेटेड है आपका, तो उसी में देखा जाए तो 193 देश, उसी में से जो आपके इसमें सर्वेक्षण लिया गया है 180 देशों का पूरा लिया गया है, यानी 13 देशों को छोड़ दिया गया है इसमें। ठीक, और इनमें से पूछा गया है कि भारत का देखा जाए तो प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक यानी क्या है,
यानी वहां पर प्रेस स्वतंत्र है कि नहीं, अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? कि मतलब अगर भारत का संविधान देखा जाए तो अब विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है कि हर व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये, तो उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है कि प्रेस को कितना स्वतंत्रता दिया गया है, यानी संविधान के अनुकूल है कि प्रतिकूल की बात कर रहा है, इसी से रिलेटेड सूचकांक के निकाला गया है ये। तो किस नंबर पे है प्रेजेंट टाइम में? क्या आपका है? 159 पर आपका है। बहुत बुरा कंडीशन। क्यों? 159 है, मतलब क्या? बहुत बदतर कंडीशन। ये क्या है? गुलामी की तरफ ले जा रहा है एक तरह से। ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो इतिहास में नाम आता है किसी का? लॉर्ड प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड आता है ना? नहीं, अच्छा नाम है, देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता। लॉर्ड क्या था? नहीं, 1872 80 के आसपास आता है प्रेस की स्वतंत्रता। हाँ, लॉर्ड लिटन थे और एक और थे, एक ने हटाया था, एक ने लगा दिया था। तो वहां पर भी देखिए क्या अंग्रेजों ने भी इस तरह से ये, हाँ, एक रिपन थे और एक लिटन थे। तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी रिपन का यानी था जो आपका, ठीक, तो वही चीज है आपका। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रेस को यानी क्या है, स्वतंत्रता नहीं दिया जा रहा है, ये कि बहुत बदतर कंडीशन। फिर बात आती है सर क्या ऐसा भी है कोई विषय है क्योंकि सबसे नंबर 1 पे कौन चल रहा है, तो एक जानने की जिज्ञासा रहेगी आपकी ये। तो नंबर 1 पे नोट कर लेगा, यहीं पे नॉर्वे नंबर 1 पर है इस समय प्रेजेंट टाइम में, और 100 में से जो इसको मार्क्स दिए गए हैं 91.89, यानी बहुत ज्यादा स्वतंत्र है वो, खुले रूप में यानी अपना बात अभिव्यक्त कर सकता है, कोई रोक टोक उस पर नहीं है ये, ठीक। दूसरे नंबर पे है डेनमार्क है, 89.69 आपका है। तीसरे पर आपका है स्वीडन, 88.32 आपका स्वीडन का है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इन्हीं का जो रिपोर्ट आया है 2024 में, एमपॉक्स काफी ज्यादा ये खतरनाक बीमारी होती है और कई हजारों का यह जानलेवा ले लिया है। ये होता क्या है एमपॉक्स में कि दाने निकल आते हैं शरीर पे, और जब ये दाने जब फूट जाते हैं तो पूरे शरीर पे क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है ये चित्तेदारी है, और धीरे धीरे कहीं भारत में भी यानी ये रूप ना ले ले, बहुत सारे भारत में भी धीरे धीरे ऐसा आ रहा एमपॉक्स की है, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है ये, है ना। तो ये फफूंदी से फंगस से यानी इस पर काफी ज्यादा है। ये हल्का सा एक रूप देखा जाए एमपॉक्स से का अगर है कि पैर और पर कहीं पे देखे लाल लाल करके दाने हो जा रहे हैं वो, और वो अपना जब घरौंदा बना लेते हैं, एक जगह से समाप्त होंगे फिर दूसरी जगह बना लेंगे, वहीं पे 10-10 महीने 1-1 साल तक इलाज कराते रह जाएंगे, जब तक दवाई यूज कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, रुका हुआ, जहां दवाई छोड़े फिर तुरंत नहीं फैल जाता है। ये बुरा कंडीशन एमपॉक्स का है। ये वायरस है, बहुत तेजी से फैल रहा है ये। तो स्टार्टिंग कहाँ पर हुआ था ये, उसी से रिलेटेड ये कहाँ पर ये बात की गई थी ये, तो वहां पर इसको आपदा के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। ये बहुत ही है कि इसके, और ये एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत तेजी से फैलता है, एक दूसरे के कपड़े, एक दूसरे के बिस्तर, घर में अगर रह रहे एक लॉज में अगर हैं तो एक लॉज ही पूरे यानी इससे फैल जा रहा है ये सब चीजें। भारत में भी उतना तेजी से नहीं है, इक्का दुक्का कहीं आपको मिल जाता है ये, लेकिन है बहुत खतरनाक आपका एमपॉक्स, ठीक। तो फफूलेदार इस तरह से दाने हो जाना, और इससे काफी जब परेशान हो जाता, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता पूरे शरीर पे, बॉडी पे, तो अंत में क्या हो जाता है, व्यक्ति का यानी मृत्यु हो जाती है। तो कई हजारों लोग वहां पे मर गए हैं। तो आपका ये कांगो में है कि दक्षिण अफ्रीका में है, केन्या में है कि लीबिया में है,
तो उत्तर क्या होगा, कांगो में आपका ये फैला हुआ है आपका ये, है ना, कांगो गणराज्य वाला है। और उसी के आसपास आपका है, इसी के संपर्क में आकर के उसके जो पड़ोसी देश हैं उसके आसपास आकर के काफी तेजी से फैल गया है। जैसे रवांडा में आपका फैल गया है, उसके बाद आपका है बुरुंडी में हो गया है, और तीसरा आपका है केनिया में हो गया है। इन सब देशों में बहुत तेजी से फैल गया है ये। अगर किसी को भी इस तरह से अगर हो रहा हो तो उसको सतर्कता बरतिए उससे। उसको पहली बात तो देखिए क्या है कि अगर पहली बात तो दूरी मत बनाइए, यानी उसको पहले सावधान कर दीजिए। प्राइवेट में जाएगा दवाई के बहुत ज़्यादा खर्चे लग जाएंगे, नो डाउट, ठीक है ना, इतना ज़्यादा पैसा ले लिया जाएगा, एक एक साल तक अभी जो दवाई करवाएगा परेशान हो जाएगा वो। ठीक, सीधे जाके उसको बता दीजिए कि बेली हॉस्पिटल चले जाए, वो बहुत अच्छा, यानी वहाँ पे दवाई आ रही है इसमें, क्योंकि WHO के द्वारा है। ध्यान रखिएगा ये, जब WHO यानी इस पर मार्गदर्शन करने लगता है तो दवाई क्या हो जाती है, फ्री में डिलीवर हो जाती है, और बहुत अच्छी किस्म की दवाई है आपकी वो। बेली हॉस्पिटल में चले जाएं, एक भी पैसा नहीं लगना, 1 रुपए की पर्ची कटा लें और जा करके आसानी से नहीं कर सकते। अभी जैसे भारत में इसके बारे में नहीं पता है एमपॉक्स है क्या चीज़ है, लेकिन जहाँ पे फैला है तो कहीं ना कहीं देखिए भारत में जो है कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों कहीं उसी का रूप तो नहीं आ रहा है। अभी डायरेक्ट देखिए WHO घोषित नहीं किया, इसलिए भारत में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि उस तरह के फफूले दानेदार अगर हो रहे हैं हल्के मात्रा में, आने वाले समय में भीषण बीमारी ना प्रकोप ना ले लेंगे। एक दो हमारे मित्र हैं जिनको हुआ है, वो 8-9 महीने से ऐसे परेशान है वो फिर, और जाते हैं एक बार दवाई लेते हैं, क्रीम लगाते हैं, जब तक लगाते हैं तब तक यानी पूरा सही रहेगा वो, कि वो अब क्रीम लेते हैं 200, 300 रुपए का क्रीम मिल जाता है, दवाई है 15-20 रुपए का एक टैबलेट मिल रहा है, सब चीजें। एक बार जाते हैं 500-600 की दवाई लेकर के आते हैं, और फिर जाएंगे, फिर 5 दिन के बाद फिर लेके आएंगे, यानी इनका लगभग 2-3 हजार रुपये इसी पे चला जा रहा है। 10-1 साल कोई बीमारी अगर किया जाए तो उसका क्या अच्छा खासा पैसा चला जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट ये फ्री में दे रहा है ना, कि जाइए आप केवल एक बार दिखा लीजिए, तो डॉक्टर भी आपको जान जाएगा कि हाँ ये दूर से चेक कर लेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ उसी का कहीं वायरस का रूप तो नहीं, एमपॉक्स का ही है, एक छोटा भाई तो नहीं है, तो तुरंत यानी आपको दवाई प्रोवाइड कर देगा, लिख देगा। और जब भी आप जाइए तो दोबारा क्या करिए, बस रिन्यू करवा लीजिए पर्चा, भीड़ और कोई कुछ नहीं, एक बार दिखा के रिन्यू करवा लीजिए, अपने आप फ्री में दवाई लीजिए, है ना, 2-3 महीने अपना खाइए, सब चीज सही हो जाएगा ये एमपॉक्स। ठीक, तो इसी को भारत में जैसे दाद की एक कहते हैं, तो एमपॉक्स है उसी का ही एक रूप ही है, यानी एक, है ना, तो उसे फफूलेदार दाने हो जाते हैं, वो फूट करके पूरे शरीर में फैल जाता है ये। चलिए 29 7 मार्च 2024 को वाशिंगटन में आयोजित किस देश को नाटो का 32 सदस्य के रूप में घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटो की बढ़ती हुई भूमिका। नाटो भी हम लोग पूरा पढ़े थे जब यूरोप का भूगोल पढ़ रहे थे, तो उसमें नाटो से रिलेटेड पूरी इसकी व्याख्या करवाई गई थी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि डेनमार्क है इसमें, कि दूसरा आपका है नॉर्वे है, फिनलैंड है, कि स्वीडन है, ये है ना। इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा देश है जहाँ पे आपका ये वाशिंगटन के द्वारा जो घोषित किया गया है कि इसमें इसको शामिल किया गया है ये, है ना। तो इसमें आपका है उत्तर आपका स्वीडन को, यानी 32वें देश के रूप में शामिल किया गया। तो नाटो का जो स्थापना किया गया था 4 जुलाई 1949 को किया गया था, ये 1949 को 4 जुलाई को ये स्थापित किया गया था। और ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ब्रुसेल्स बताएंगे आप लोग? हाँ, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? हाँ, बेल्जियम की राजधानी है ना। लो लैंड ऑफ द कंट्री के रूप में जो जाने जाते हैं, बेनेलक्स जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसी में आपका बेल्जियम आता है, उसी की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सी संख्या AR वालेस के द्वारा स्थापित विश्व के जंतु भौगोलिक प्रदेश को दर्शाती है? पहला दिया गया 5, 6, 7 और 8 है ना। तो AR वालेस, तो ये छोटे छोटे देखिए भूगोलवेता है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। वालेस के द्वारा स्थापित है प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेशों को दर्शाती है। तो इन्होंने इसको 6 उपवर्गों में डिवाइड किया गया था इनके द्वारा। तो ये भी आपका नेट में क्वेश्चन आ चुका था, ये वहीं से आपका लिया गया है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। कि वायु प्रदूषण की बात करें हम लोग, तो वायु प्रदूषण इसमें से किससे नहीं होता है? तो देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट से निकली राख से होगा, ठीक है। पौधे द्वारा निर्मुक्त जो बीजाणु होते हैं उससे भी होता है एयर पॉल्यूशन, और फिर पवन के द्वारा उड़ाई गई धूल उससे होता है। न्यूक्लियर पावर इसमें क्या होगा, इसमें आपका नहीं होता है ये, ठीक। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं क्वेश्चन हम लोग 32। पूर्वी अफ्रीका के विषुवतीय पर्वतों में भिन्न भिन्न 49 पर वनस्पति मेखला का घटते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम क्या है ना? पूर्वी अफ्रीका के विषुवतीय पर्वतियों में से देखा जाए, वहां पे जो वनस्पतियों की जो मेखला है उसी की बात कर रहा है कि इनमें से कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर पे देखिए क्या होगा, जो सबसे ऊंचाई पर होगा वो कहां पर है, अल्पाइन आएगा। देखिए पकड़िए क्वेश्चन को, है ना, कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊंचाई से निम्न भूमि की तरफ चलने, तो अल्पाइन मेखला क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाता है ये, है ना। फिर दूसरे आपका एरिकेकस मेखला, फिर इसके बाद आपका आएगा बांस क्षेत्र, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका निम्न भूमि क्षेत्र आ जाएगा। तो देखिए अगर थोड़ा बहुत भी जान रहे हैं हल्का सा कॉन्सेप्ट, जैसे एरिकेसस को नहीं जानते हैं, तब भी देखिए आप इससे पकड़ ले जाएंगे, है ना, क्योंकि अल्पाइन सबसे अंतिम में आए, स्टार्टिंग में होगा, और जो सबसे निम्न भूमि होगा, सबसे निचला क्षेत्र होगा, लास्ट में आएगा। तो उसी के आधार पर इसको कर सकते हैं आसानी से। ये एरिकेकस है क्या? वहाँ के मेखला है, वनस्पतियां हैं एरिकेकस। बांस के तरफ क्या है? बांस से वही जो बांस बैम्बू से रिलेटेड है वही। नेक्स्ट इसके बाद है नमोष्ण। तो नमोष्ण का देखिए मतलब क्या है, नम और उष्ण दोनों रहे, नम और उष्ण, यानी आर्द्रता भी रहे और शुष्कता भी रहे, ध्यान रखिएगा। नमोष्ण सदा हरित वन निम्नलिखित वर्षा श्रेणी के क्षेत्रों में है। 100 से कम सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 से 300 या 200 से अधिक। तो देखिए जहां पर 200 से ज्यादा वर्षा होगी वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा आर्द्रता क्षेत्र वाला रहेगा, सदाहरित। तो नम और उष्ण जहां पे दोनों रहे तो क्या उत्तर हो जाएगा, 100 से 200 सेंटीमीटर आपका ये सही रहेगा ये। नेक्स्ट इसके बाद है, 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आपका सही है, कौन सा गलत है, व्याख्या है कि नहीं है ये, है ना। तो पहला इसमें जो दिया गया आपका उत्तर चुनिए, कि पहला दिया गया कि हिमालय में 3400 मीटर से 4500 मीटर के बीच ऊंचाई श्रेणी को अल्पाइन वन कहा जाता है। सही कि गलत? तो उत्तर क्या होगा, सही। अल्पाइन वनों की पहचान क्या होती है, पत्तियां नुकीली टाइप होगी, और हाँ, और उस पर मोमी कलर होगा, पानी उस पर टिक नहीं पाएगा, बर्फ उसमें जम नहीं पाएगा, फिसल जाएगा। ये सब अल्पाइन वनों से रिलेटेड है। इसके बाद अल्पाइन वन कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं चाहता है। ये नहीं सर, गलत है। अल्पाइन वन ऐसी बात नहीं है। अभी वहां पे कनाडा वाला देखिए, अल्पाइन वनों को हस्तक्षेप करके उसने क्या किया है कि उस एरिया में लुगदी उद्योग का निर्माण किया, बहुत तेजी से कटावत लग्जमबर्ग, क्या नाम है,
जो पेड़ों को काटने वाले होते हैं, क्या नाम दिया जाए कनाडा में, जो पेड़ों को कटाते हैं, जय नहीं नहीं, मजदूरों को जो कहा जाता है वहां पे, पेड़ों की कटाई करने वाले मजदूरों को कनाडा में, नहीं याद आ रहा है? लग अरे क्या नाम था वहां पे, उसी के नाम पे उद्योग भी स्थापित किया गया है, ला से था। तो वहां पे काफी ज्यादा हस्तक्षेप कर, यानी ए सही है और आर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा वो। तो इस आधार पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से सी आपका सही हो जाएगा। सर मतलब ये ऐसा कुछ छांसर होगा ना, तो फिर वहाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में अफ्रीकी अल्पाइन वो जो था वो उच्च अक्षांश पे था या नहीं, तो अल्पाइन मतलब क्या है, उच्च अक्षांश। देखिए ठंडे क्षेत्र दो जगह पे होते हैं, पहला एक पर्वतीय क्षेत्र ऊंचा और दूसरा क्या होगा आपका उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र होंगे जहाँ पे तापमान कम होगा। तो अल्पाइन जैसे हिमालय पर भी पाए जाते हैं, नो डाउट, है ना, जबकि उच्च अक्षांश पे नहीं है, तो वहां पर ऊंचाई को ले लिया जाता है वो, है ना। तो उसके देखते हैं आगे, देखते हैं 35 पे आते हैं हम लोग। चलिए, दो पारस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, तो उनके संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा, संक्रामिका के नाम से जाना जाता है। काफी भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है कि निम्नलिखित में से दो दिए गए हैं इसमें, और इसे बताना है कि कौन सा पद दो वायुओं के मिलन क्षेत्र के लिए सही है। तो प्रतितान वर्ड है वहां पे रखा गया, जब दो वायुओं होते हैं आपस में जब मिल जाते हैं, ये कोई जलीय वायुम हो गया वो और कोई वनीय स्थलीय वायुम हो गया वो, जहां पर उसका मिलन बिंदु होता है उसी को यानी नाम दिया जाता है प्रतितान। हाँ, लंबर जैक है ना, लंबरिंग उद्योग। अच्छा, लंबरिंग उद्योग वहां पे जो लुगदी उद्योग को कहा गया है, पेड़ों की कटाई उटाई से रिलेटेड कनाडा में। ठीक, तो लंबर जैक तो बहुत ज्यादा मात्रा में अल्पाइन से रिलेटेड। हाँ, दो बायोम है, जैसे एक स्थलीय हो गया एक जलीय बायोम हो गया। ठीक, तो उसका जो मिलन बिंदु होता है तो उसी को नाम दिया जाता है यहाँ पे प्रतितान। अगला भी देखिए है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान नेटवर्क, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखिए सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि जितनी भी थ्योरियां हैं भूगोल के, सबको यानी एक दरकिनार कर दिया गया है। उसको ये नहीं आपको चाहिए कि आप भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, या आप मानव पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, या क्षेत्रीय विविधता की बात कर रहे हैं, या आप मात्रात्मक क्रांति की बात कर रहे हैं, या रेडिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए कि सतत विकास चाहिए। सतत विकास का मतलब क्या है कि जो भी समस्याएं, उन समस्या को सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए वो समस्या क्या होगा फिर दूसरे के लिए कोई नई समस्या ना हो। मतलब एक व्यक्ति अपनी खुशी के लिए समस्या को दूर किया, लेकिन ये ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को क्या होगा वो दुखदायी बन जाए, दूसरे के लिए कष्टदायी हो जाए, है ना, ऐसा ना हो। इसी से रिलेटेड देखिए जो आपका है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने क्या है, हैप्पीनेस रैंकिंग यानी निकाला है ये कि कौन सा देश है यानी सबसे ज्यादा खुशहाल है, कौन सा कम है ये। तो उससे रिलेटेड क्या है कि खुशहाली की बात करता है। और आज देखिए यही है अब सबसे चीज, है ना, कि आज हम लोगों को देखना कि अंदर से खुशी कितना है। तो मानव भूगोल से रिलेटेड या वर्तमान में जो भूगोल की जो आपकी बात आती है वो यही चीज कर रहा है कि आजकल हम लोग क्या है, लोगों के हैप्पीनेस यानी लोगों का अध्ययन करना ही मूल उद्देश्य होना चाहिए। जो क्वांटिटी रिवोल्यूशन आता है, तो क्वांटिटी रिवोल्यूशन का जो आलोचना यही होता है कि वो किसी के बारे में दुख और सुख की मात्रा का अनुभव नहीं निकाल सकता है वो, कि कितना मात्रा वो सुख है कितना वो दुख है। ये यही कारण था आपका जो मात्रात्मक क्रांति बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, इसको यानी नहीं लिया गया था ये। तो अब वर्तमान में देखिए क्या ये सारे जो इंडेक्स हैं जो कि मनुष्य से जीवन से कोरिलेटेड है, उस पर यानी बात आ रही है कि 2024 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रैंकिंग वाला जो है वो कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा, फिनलैंड है। प्रेजेंट टाइम में सबसे नंबर 1 पे आपका है। तो वहां पर का जो सूचकांक निकाला गया है वो नंबर 1 पे 7.74 है। दूसरा सबसे ज्यादा हैप्पीनेस वाला वो डेनमार्क है आपका ये।
लेकिन जब क्वेश्चन आएगा खूब कंफ्यूजन होगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में ही। और यही कारण देखिए अक्सर कहीं ना कहीं चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, टीजीटी हो, ये सब क्या रैंकिंग वाला क्वेश्चन जरूर यानी कोई ना कोई शामिल कर रहा है वो, कि जहाँ पे ज्यादा आता है। दूसरा आपका डेनमार्क का है, तो इसका है 7.58 आपका है। तीसरे नंबर पे आपका है आइसलैंड है, आपका 7.52 है। और चौथे नंबर पर आपका है 7.34 है। ये कितनी जनसंख्या होगी सर जो खुश न रहे तो लड़ा करके क्या करेंगे? चौथे नंबर कौन सा? स्वीडन। भाई कितने भी क्या रहे, दो ही रहे, दो में से देखा जाए कि हाँ कौन है कौन नहीं। उतना दूर उनका झगड़ा दो ही में बहुत ज्यादा यानी है, दो ही से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाते धीरे धीरे। ठीक, एक परिवार की बात कर लीजिए, है ना, कि परिवार में कितना ज्यादा हैप्पीनेस है। अगर 100 दिन की अगर अवलोकन करें, 100 दिन में हम लोग कितने दिन तक यानी खुश रहते हैं, बाहर रहते हैं, कितने दिन यानी नर्वस रहते हैं। यानी एक व्यक्ति का ले ली 24 घंटे में कितने घंटे तक वो खुशी रहता है और कितने घंटे वो नर्वस रहता है, बेचैन रहता है। तो हर व्यक्ति अपना अपना निकाले, तो इससे क्या होगा, एक परिवार का, एक जिले का, एक तहसील का निकलता चला जाएगा, एक देश का। नेक्स्ट है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। इस समय जो भाजपा सरकार अगर हिंदुत्व का नारा दे रही है तो बस इसी रिपोर्ट के अनुसार दे रही है। ये काफी एक संवेदनशील गहराया हुआ है ये, कि धीरे धीरे जो हमारा हिंदुत्व खतरे में अगर है, तो उसी से आपका ये रिपोर्ट भी आया है कि हाल ही के भारत के जनसंख्या अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं का अनुपात कितने प्रतिशत घट गया है। देख रहे हैं कि अगर प्रेजेंट टाइम में जितने भी देश बात आ रही है कि भारत को एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की आ रही है, यानी हिंदुत्व के आधार पर इसको खड़ा करने की बात आ रही है, धर्म से रिलेटेड इसको जोड़ने की बात आ रही है, इतना ज्यादा अगर दिया जा रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है कि हम लोगों की जो नींव है जिस पर टिकी हुई है वो हमारा कहीं ना कहीं खतरे पर हो गया है। तो उसी से यानी क्या है, ये बिल्कुल यानी डरा हुआ एक समाज, भय कि ऐसा ना हो कहीं आने वाले समय में कि लोग हिंदू को छोड़ करके यानी क्या होगा, दूसरे धर्म को अपना ना ले सब। एक टेररिस्ट यानी लोगों के अंदर डर यानी काफी ज्यादा भय हो गया है ये। ठीक, तो कितने प्रतिशत घट गया उसी पे आपका ये क्वेश्चन है। तो उत्तर क्या होगा आपका 7.82% यानी घट गया। बहुत बढ़िया ऐसे मायने है इस पे से रिलेटेड। ठीक, इतना अगर घटा है तो इसकी देखिए आकलन की बात करें अगर हम लोग कि 1950 में, है ना, हिंदू की अगर बात करें हम लोग, हिंदू जब भारत स्वतंत्र हुआ रहा है उस समय की बात है हिंदू कि भारत में कितने प्रतिशत थे, तो उत्तर क्या होगा 84.68% केवल हिंदू थे यहाँ पे, यानी 15% के आसपास क्या अदर यानी धर्म से रिलेटेड थे। प्रेजेंट टाइम में देखिए जो इसमें आपका रिपोर्ट आया है 2024 में कि 2015 में जो गणना की संपन्न की गई उसके रिपोर्ट के आधार पे, तो यहाँ पे अब इसका कितना हो गया है 78.06% यानी मात्र घट करके रह गया है ये। तो एक बहुत ही यानी इस तरह से गिरावट दर्ज करना कि 2015 में रिपोर्ट तो अभी आई है 2024 में, और डाटा किसका लिया गया 2015, और इधर काफी तेजी से क्या होगा, लोगों का यानी धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। लोग ईसाई की तरफ यानी ज्यादा उन्मुख हो रहे हैं, बुद्धिस्ट की तरफ यानी ज्यादा हो रहे हैं। इधर 8, 9, 10 सालों में इतना तेजी से हुआ है, तो अभी हाल ही का आंकड़ा देखेंगे तो क्या होगा, ये प्रतिशत और ज्यादा घट गया होगा, नहीं 65 में आ गया हो कहीं ना कहीं ये हाल है रूपांतरण। तो इसी वजह से देखिए जो सरकार की जो नीतियां हैं अगर है ना, तो यहाँ से अब अवलोकन कर सकते हैं तुलना कि अगर इस तरह से दुहाई दी जा रही है हिंदुत्व राष्ट्र की, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। और वहीं पर अगर दूसरा देखें मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम में देखिए क्या हो रहा है कि बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। मुस्लिमों की अगर बात करें कि 1950 है उसका रिपोर्ट देखिए हम लोग, मुस्लिम की आबादी का
कि 1950 में इनकी जो जनसंख्या थी वो 9.84% थी, और 2015 में डाटा वही सबका 2015 का ही है, ठीक है ना, ये आपका है 14.9 हो गया है। तो सर इनकी जनसंख्या में तो बढ़ गया आपस में, यानी मुसलमानों में क्या हो रहा, बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। फिर बात आती कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, 43% हो गई है। दूसरा इसमें जो डाटा आपका दिया है वो 43.15 इतना, यानी इसमें वृद्धि हो गई मुसलमानों की जनसंख्या में। ये मुस्लिम धर्म काफी तेजी से ग्रोथ कर गया ये, ठीक। फिर और भी है, जैसे अल्पसंख्यक में है जो उनको भी ध्यान में रखिएगा। जैनिस्ट की बात करें हम लोग, जैन धर्म की, क्योंकि जब रिपोर्ट आई है तो किसी ना किसी का जरूर पूछेगा, ज्यादातर पूछने का चांस हिंदू का है, लेकिन अभी है क्वेश्चन कहाँ से बना दे, किसी ना किसी में, है ना। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में देखिए क्या हो रहा है कि 1950 में जो इनका प्रतिशत था ये जैनिस्ट का 0.45%, और ये घट करके कितना हो गया है 2015 में 0.36% हो गया। यानी जैन धर्म से भी लोग त्याग रहे हैं धीरे धीरे, और जो कठिन मार्ग के ऊपर चलता है ये। सिख की बात करें हम लोग, उन्नीस सौ 50 में इनका जो प्रतिशत था 1.24%, और इसकी जो संख्या है बढ़ करके 2015 में हो गई है, वो क्या हो जाएगा आपका 1.84%। उस दिन जो आप लोग चर्चा कर रहे थे कि सर इस समय सरदार लोग यानी जो सिख लोग हैं बहुत तेजी से बढ़े हैं, तो देखिए रिपोर्ट ही आपका दे रहा है वो कि क्या कारण है कि लोग यानी सिख धर्म को यानी अपना क्यों रहे हैं ये। तो कुछ चीजें उसमें देखिए अच्छाइयाँ हैं। आज अगर समाज में अगर आप चल रहे हैं, ठीक, तो एक कोई अगर दाढ़ी रखा हुआ वो और एक कोई पगड़ी बांधा है वो, अगर दोनों मिल जाए, ठीक, तो किसके साथ यानी आप सेफ्टी ज्यादा महसूस करना चाहेंगे, है? तो पगड़ी वाले के साथ ज्यादा सेफ्टी। क्यों? क्योंकि लोगों के आचार विचार दिमाग में क्या एक मेंटल मैपिंग बन गया है कि हाँ अगर कोई वाहन चला रहा है, कोई सरदार है, तो वहां पर अपने आप को सुरक्षित मानेंगे। कोई पुलिस कांस्टेबल है या कोई आर्मी में है, अपने आप को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस महसूस करेंगे। ये सारी चीजें क्या है कि उनका फीडबैक देती है ये। तो इस वजह से काफी तेजी मात्रा में इसमें देखिए वृद्धि हो रही है ये, ठीक। फिर वहीं पर एक आपका है पारसी की बात करें हम लोग, पारसी का भी रिपोर्ट आया है। ये 1950 में जो है इनकी संख्या आपके हैं 0.03%, अब घट करके हो जाएगा 2015 में घट करके हो गया है 0.02%। तो यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष में आया कि अब इसी को नेट में देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा ये। नई जनगणना के अनुसार जो आई रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं का अनुपात घटा है कि बढ़ा है? घटा है। सिख की बात करें तो सिख में क्या है, बढ़ा है। जैन की बात करें तो जैन में क्या हो रहा है आपका, घटा है। और फिर इसके बाद पारसी की बात करें, पारसी में क्या है, घटा है। तो इसी को 4 दे देगा कथन कि कौन सा घटा है कौन सा बढ़ा है। ईसाई में भी बढ़ा है, बौद्ध भी यानी बढ़ा है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके दे देगा, बड़ा यानी लेंथी कर देगा, है ना। लेकिन अगर सही से रिपोर्ट जानते रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो क्या होगा, तो नेट में यहाँ से देखिए क्वेश्चन काफी हद तक यानी पूछने की संभावना ज्यादा प्रबल रहेगी आपकी, ठीक। क्लियर है यहाँ तक सब? थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा इसलिए क्योंकि करंट से क्वेश्चन ज्यादा था, ठीक है ना, और करंट का है और काफी इंपॉर्टेंट था, पूरा व्याख्या करना बहुत जरूरी था उसका। कनारी की धारा कहाँ प्रभावित होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन चलिए अब आ रहे हैं, अब बहुत बड़े बड़े कर लिए आप लोगों ने। तो कनारी की धारा सिंपल है ये तो, कहाँ पर है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है ये। कैसी है ये,
ठंडी है कि गर्म है? तो उत्तर क्या होगा? ठंडी। कनारी द्वीप भी है आपका, किसका अधिकार है कनारी द्वीप पर? देखिए कनारी द्वीप मैप है। नेक्स्ट इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो बेंगुला। तो बेंगुला नाम का क्या है एक आपका द्वीप भी है ना, सॉरी शहर है ना? किस देश में है बेंगुला? ये बेंगुला जो आपका है यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपका है अंगोला। अंगोला में एक आपका शहर है बेंगुला, उसी के नाम पे रख दिया गया है आपका ये। नेक्स्ट इसके बाद है निम्नलिखित में से ठंडी जलधारा कौन सी है? हम्बोल्ट। ठीक, तो हम्बोल्ट को ही के दूसरा नाम क्या है? पेरू की धारा आपका है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सुषमा जापान में है कि नहीं है? ओयासियो, हिंदेशिया। हिंदेशिया का मतलब क्या है? हिंदेशिया की बात करें तो जावा वाला जो क्षेत्र है, आसियान वाला जो कंट्री है, उससे कोरिलेटेड है। तो ओयासियो यहाँ पर बहती है कि नहीं? जापान में जाती है ये। ठीक, ओयासियो कैसी धारा है? ठंडी या गर्म? गर्म जलधारा है ना? ओयासियो कैसी है? गर्म जलधारा है। और क्यूरोसियो कैसी है? ठंडी है। बहुत कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन खूब आता है ओयासियो और क्यूरोसियो। अगुलहास मोजाम्बिक में है, सही है? तो अगुलहास कैसी है? गर्म जलधारा है। बेंगुला नामीबिया, सही है भी आपका, ठंडी जलधारा है। पर गलत इसमें क्या हो जाएगा? सुमेलित आपका जो नहीं है ये आपका ये हो जाएगा इससे। ठीक, स्पेन का, हाँ कनारी द्वीप पर किसका अधिकार है? तो स्पेन का अधिकार है। इसके बारे में कहा जाता है कनारी के बारे में कि जो कनारी है स्पेन से अलग हट करके है, तो उस पर उसका खुद का अधिकार है जो उससे दूर है। और जो उसके पास द्वीप है एक, मैप में देखिएगा, उसी के पास है, उस पर है ब्रिटेन का अधिकार है। यानी जो उसके समीप द्वीप है उस पर खुद का उसका अधिकार नहीं है, उस पर दूसरे ने अधिकार कर लिया है। ये आपका जिब्राल्टर जो द्वीप है, तो जिब्राल्टर द्वीप पे देखिएगा किसका अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार, यूके का है। जिब्राल्टर पर किसका है? यूके का अधिकार है। खूब क्वेश्चन आया हुआ है भी। और यहाँ पे कनारी पर किसका अधिकार है? तो स्पेन का। यानी एक गजल है जो कि लाइनें आती हैं, मेरी जिंदगी किसी और के, मेरे नाम का कोई और है। यानी जो उसके पास है उस पर उसका खुद अधिकार नहीं है, ठीक, जो दूर है उस पर उसका अधिकार है। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिणी प्रशांत में प्रभावित होती है, सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, दक्षिण में होती है। फॉकलैंड की जलधारा दक्षिणी अटलांटिक में प्रभावित होती है, कैसी है? सही कि गलत? सही है। फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक में है। लेब्राडोर आपका है उत्तरी प्रशांत में है, ये गलत है, उत्तरी अटलांटिक में है ये आपका। ये मोजाम्बिक धारा आपकी कहां पर है? हिंद महासागर में है ये। नेक्स्ट के बाद 44 पे देखते हैं हम लोग कि सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है ये। तो अगुलहास जलधारा, अगुलहास, हाँ अगुलहास कहाँ पे आ जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक है, दक्षिण अटलांटिक की हिंद में जाएगा ना अगुलहास। अगुलहास हिंद महासागर में जाएगा। एल नीनो जलधारा, एल नीनो किस में करेंगे आप लोग? प्रशांत में जाएगा ना ये, एल नीनो, एल नीनो। इसको दक्षिणी या बेंगुला से मिला लो ना, दक्षिणी अटलांटिक से। अच्छा, बेंगुला को ले लीजिएगा, दक्षिणी अटलांटिक ले लीजिएगा, क्यूरोसियो आपका आ जाएगा, उत्तरी प्रशांत आ जाएगा, दक्षिणी प्रशांत कर लीजिएगा, बस
एल नीनो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये। हाँ, तो पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा होती है, इसी को एल नीनो नाम दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद है, अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या लग रहा है ये? अच्छा 47वां यानी पूरा नहीं है। अच्छा नहीं ठीक। हाँ 47 क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये सही है, ठीक है ना। ये 46 क्वेश्चन ही है आपका, ये इसका पहला ऑप्शन है ये इसका पहला ऑप्शन है। 47 क्वेश्चन आपका नहीं है इसमें, ठीक। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि ला नीना का वर्णन विषुवतरेखीय प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से किया गया है। ठंडी है ये, ध्यान रखिएगा। यानी पहला आपका कथन क्या है, गलत है ये एल नीनो आपकी गर्म है और ला नीना कैसी आपकी ठंडी होती है ये। तो एक है जो कि प्रशांत महासागर में से जब हिंद महासागर में आ जाती है तो वहां पर क्या होगा, मानसून को कमजोर कर देता है। लेकिन ये क्या है, जब ला नीनो आती है तो तापमान को बढ़ा देता है, तापमान को बढ़ा करके वहां का क्या कर देगा, मानसून को यानी काफी मजबूत कर देता है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये भारत के मानसून को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है ये, ठीक। तो आपका ये आपका गलत हो जाएगा, ये गर्म नहीं बल्कि कैसा है, ये ठंडी है। तो इसके बाद एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, अनुकूल है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। परंतु ला नीना मानसून के जलवायु प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी आपका ये गलत है। 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे आपके ये, ठीक। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। प्रवाल भित्तियों, अच्छा निम्नलिखित में से किसे समुद्री के वर्षा वन कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपका है, ठीक ना। तो प्रवालों को कहा गया है कि वर्षा वन कहा गया है, ये क्यों कहा गया है? नहीं, वर्षा वन का मतलब क्या है, घने वन। अब विश्व में जहां जहां पे प्रवाल निर्मित द्वीप होंगे वहां पर क्या होगा, वनों की संघनता ज्यादा होगी। जैसे लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, ये सब क्या है, घने वन पाए जाते हैं। ये सब क्या वर्षा वन से लिंक कर दिया गया है। मतलब जो वहाँ तो पाए जाते हैं उससे तो वर्षा नहीं होती ना। जैव विविधता ज्यादा है भाई, जैव विविधता ज्यादा कहाँ पर, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी उसी को वर्षा वन कहा जाता है। तो वहाँ प्रकृति रूप से वैसा द्वीप है, वैसा यानी जलवायु मिल जा रही है, किया जा रहा है, उससे उसे तुलना किया गया है। चलिए 49 पे देखते हम लोग कि प्रवाल भित्तियों के विकास में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर कथनों के नीचे लिखे गए उसको चूज करना है। प्रवाल पोखर मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर एवं सागर में बनते हैं, सही की गलत? बिल्कुल सही आपका कथन है ये। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, वे समुद्र तल के नीचे 60-75 मीटर की गहराई पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका है 27 प्रति हजार, ये प्रति हजार करिएगा, और 30 प्रति हजार महासागरीय लवणता मूंगा जंतुओं की वृद्धि के लिए अनुकूल है, ये भी आपका सही है। हाँ बिल्कुल सही है ना, मीठे जल। और इसके बाद है चौथा आपका है कि सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, आपका गलत है। तो 1 और 2 और 3 ये आपका सही है, कहा जाएगा। प्रवाल भित्तियां किसकी बनी होती है, और क्या उत्तर होगा, कोरल पॉलिक्स की बनी होती है। पर सर कहीं पे 22 था, 22, 23, 27, 30, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या उसका लवणता और टेम्परेचर को भी थोड़ा सा वेरिएशन लगता है। नेक्स्ट के बाद है प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है, तो अधिक लवण इसमें क्या होगा, इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा, बाकी और सब सही हो जाएगा। भूगोल में विशेष और सामान्य शाखाएं दोनों हैं, इसे
पहचानने में हेटनर किससे सहमत हुए थे? तो बिल्कुल सही है, वारेनियस आपका ये सही है, आपका ये है। कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किसने किया था? 53 का हमबोल्ट का सही है, इनकी पुस्तक भी आती है कॉस्मोस, है ना, वही से आपका है। और इसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल में विभाजन की नींव रखी थी? तो वारेनियस की है आपका ये। अगला है सुमेलित करना है, नहीं है, कौन सा नहीं है? पहले वाला सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका अल मसूदी रूट्स एंड रिलिम्स किसकी रचना थी ये? किताबुल अल अस्काल ये तो सही आपका अल बख्शी का था। किताबुल उल हिंद भी आपका सही अल बरूनी है। मुकदमा खालदून का है। रूट्स एंड रिलिम्स से जिसको यानी वो नाम दिया गया था जो काफी ज्यादा चक्कर लगाया था भ्रमण के रूप में। नहीं सबसे प्यारा तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी तो आर.ई. हार्टन की है ये। हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी हार्टन, ये भी देखिए नए क्वेश्चन के रूप में है। नेक्स्ट इसके बाद है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल में व्यवहार परक दृष्टिकोण पर जोर दिया था? तो विलियम कर्क का था ये है ना। तो व्यवहारवाद से रिलेटेड जाने जाते हैं जन्मदाता के रूप में विलियम कर्क। इसमें से कौन सा होता है छापन में? हार्टन का है। तो उसका तो ज्यादा अंतर नहीं रहा जी, समान दे रहा। किसका? क्या नाम दिया है? ज्यादा अंतर नहीं, अरे वो भी वहाँ का ही है। हाँ इन हार्टन का है। ये दूसरा है, वहीं पे लिख लीजिएगा उसको।